सुप्रभातम, नमो नमः, नमस्ते, अभिवादन। स्वागत है आप सभी का इस प्रातःकालीन पावन पल में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रभातम कार्यक्रम में हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अनमोल धरोहर को आपके समक्ष लेकर आते हैं। यह एक कार्यक्रम मात्र नहीं बल्कि एक उद्घोष है उस प्राचीन ऋषि परंपरा का जो वेदों की ऋचाओं से लेकर उपनिषदों के गहन चिंतन तक हमारे जीवन को प्रकाशित करती रही है। आज हम फिर एक बार उस ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे जो न केवल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है बल्कि आधुनिक जीवन में भी मार्गदर्शन देता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें सुप्रभातम के साथ, भारतीय ज्ञान परंपरा की अनुपम छटा के साथ। सुप्रभातम की इस पावन वेला में समय है दिन को प्रारंभ करने का, उस शुभता के साथ जो हमारे भारतीय संस्कारों में रची बसी है। सबसे पहले आइए जानते हैं आज के वार, तिथि, नक्षत्र आदि को जो हमारे कार्यों को दिशा देते हैं। यह वह प्राचीन विज्ञान है जो हमें समय के साथ समन्वय सिखाता है। तो आइए सुनते हैं आज का पंचांग और करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक शुभ संकल्प के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब क्रम उस ज्ञान का जो शब्दों में बंधा जीवन का सार ले आता है। प्रस्तुत है आज का सुभाषित जो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गुणेष्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निश्वरैर्गुणैः समः। मनुष्यों को सदा गुण प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं अपितु उनसे बढ़कर हैं। We should always seek noble qualities, as even a poor person with good qualities is considered a greater human being than the ones having tons of wealth but no noble quality. भारतीय ज्ञान परंपरा के महनीय ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि नल और नील ने वानर सेना की सहायता से पत्थर का पुल बनाया था जिससे होकर पूरी सेना लंका तक पहुंची। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। इस सेतु को बनाने में 5 दिन लगे थे। रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। महाभारत में भी श्री राम ने नल सेतु का उल्लेख आया है। आइए देखते हैं इसी क्रम में राम सेतु पर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत यह विशेष रिपोर्ट। सीता को खोजने जो पहुंचे लंका में हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपीस को नहीं था यह अनुमान। वैभवशाली रतन जड़ित था लंका जगमग करता, इस स्वर्ण नगर पर लगा हुआ था राक्षसों का पहरा। सांझ पहर जब सूरज डूबा, अंधियारे ने जब जाल बिछाया, हनुमान जब छुप छुप निकले छोटी करके अपनी काया। लंका की गलियों में दौड़े सीता जी का जब पता लगाया। ये तो बात थी राम भक्त हनुमान जी की, जिन्होंने जामवंत के द्वारा अपनी शक्तियों को याद कर इस विशाल सागर को पार कर माता सीता का पता लगाया। परंतु श्री राम और लक्ष्मण ने विशाल वानर सेना के साथ सागर को कैसे पार किया होगा? इसका उत्तर मिलता है श्री राम का बनाया गया राम सेतु। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था।
स्कंद पुराण में सेतु महापर्व है, उस सेतु महापर्व में भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, दक्षिणाम्बुनिधौ पुण्ये राम सेतौ विमुक्ति देम धनुष्कोटि ख्यातम तीर्थमस्ति विमुक्तिदम। धनुष्कोटि नामक जो सेतु है रामेश्वरम में, वह अत्यंत कल्याणकारी है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। दरअसल माना जाता है ये पुल नल और नील के निरीक्षण में 5 दिन के भीतर बनाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। इस सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सागर सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। व्यास जी कहते हैं कि धनुष्कोटिर 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 इति ऋणात्, जो धनुष्कोटि है वह धनुष्कोटि निश्चित रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला है। पुरुषार्थ चतुष्टय की उससे प्राप्ति होती है, जो रामेश्वर स्थित धनुष्कोटि है, जिसका निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। धनुष्कोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नहीं के बराबर है। इसका नाम धनुष्कोडी इसलिए है कि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंशम के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का। जन्मजात विकृतियां कई शिशुओं को प्रभावित करती हैं। विकृति संरचनात्मिका या कार्यात्मिका हो सकती है। जानकारी और जागरूकता से कई स्वास्थ्य समस्या या विकारों से बचाव संभव हो सकता है। बच्चों में होने वाले कुछ जन्मजात विकारों को अथवा विकृतियों को गर्भधारण से पहले या उस अवधि में जांच द्वारा पहचान पाना संभव होता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें।
कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज यानी शिशु में जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, आनुवंशिक कारणों या फिर किसी अन्य कारण से शिशु जन्मजात विकृति से ग्रस्त हो जाता है। बेबी को पूर्ण तरीके से पहले 2 दिन में देखें ठीक से कि वो ठीक से सांस ले रहा है, नीला नहीं पड़ रहा है, पेशाब ठीक टाइम पे कर रहा है, लैट्रिन ठीक टाइम पे कर रहा है, उल्टियाँ नहीं कर रहा है, पेट की सूजन नहीं है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के। इसके अलावा उसको एग्जामिन करें, खुद भी एग्जामिन करें और एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के डॉक्टर से एग्जामिन कराएं। देखें कि उसका सिर बड़ा तो नहीं है, सिर पिलपिला तो नहीं है, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई फोड़ा तो नहीं है, और उसको कोई तालू में डिफेक्ट तो नहीं है, या जीभ कटावा नहीं है, या आंखें उसकी साफ़ है, कहीं सफ़ेद तो नहीं है आंखें। हाथ पैरों को देखें कि हाथ पैरों का जो साइज़ है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, कहीं टेढ़े तो नहीं है हाथ पैर। पेट को देखें कि कोई पेट से बाहर कोई आंतलियाँ तो नहीं निकल रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और लैट्रिन का रास्ता देखें कि भाई वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नॉर्मल दिखते हुए बच्चे को भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी कान की हियरिंग की जांच करते हैं, उसकी आंखों की जांच करते हैं, उसका ब्लड का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है जिससे हम सैचुरेशन और ऑक्सीजन देखते हैं, ये लगा के भी कई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो वैसे नहीं पता चलती है पता चल जाती है। कुछ विकृतियां अत्यधिक गंभीर होती हैं और शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं कुछ अन्य विकृतियां सिर्फ शिशु की शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं एक के बाद एक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाती है अगर ये पर्टिकुलर डिफेक्ट को आप ठीक नहीं कराएं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई इंटेस्टाइन में रुकावट है, अगर आप उसको तुरंत इलाज नहीं कराएंगे तो रुकावट की वजह से बैक प्रेशर होके बाकी इंटेस्टाइन में नुकसान हो सकता है, ब्लड सप्लाई को इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर पेशाब में रुकावट है तो उसका ब्लैडर फूल सकता है, पीछे प्रेशर बढ़ के किडनी भी खराब हो सकती है। तो हर बर्थ डिफेक्ट को अगर आप बिना इलाज करे छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट करेगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में, और उस स्टेज पे अगर हम इलाज भी कर दें तो कुछ नुकसान बच्चे को रह जाता है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी इलाज करना जरूरी है। शिशु में जन्मजात विकृति होने पर माता पिता के लिए शिशु के विकास व उसके पूरे जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ जाते हैं। उस समय आसपास के लोगों द्वारा मिले कुछ गलत सुझाव, जैसे शिशु में उत्पन्न विकृति का इलाज करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वो स्वयं ही ठीक हो जाएगा, या फिर शिशु का इलाज इतनी कम उम्र में करवाना उचित नहीं है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले देखें, क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादातर फर्स्ट 2 मंथ्स में ही हो जाती है, तो कई माओं को तो पता भी नहीं चलता कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या तुरंत मैरिज के बाद ही कुछ चीज़ों की ध्यान रखें। एक तो अपना इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से करा लें, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस भी हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स को दे गिव राइज टू बर्थ डिफेक्ट्स। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें प्रेगनेंसी से पहले। और तीसरा, जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर से डिस्कस करें कि घर में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, इसके बारे में ओपिनियन ले लें और इसके लिए क्या करना है प्रेगनेंसी के दौरान ये समझ लें। एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिटेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो टॉर्च स्क्रीनिंग कराएं अपनी, जिससे कंजेनाइटल इन्फेक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इसका अच्छी तरह से डे टू डे बेसिस पे जैसे डॉक्टर बोले इलाज कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ से भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, एक अल्ट्रासाउंड कराएं अपना 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के गेस्टेशन पे, जिससे काफ़ी सारी बर्थ डिफेक्ट्स को आप डिटेक्ट कर पाओगे। और चौथा जो है, जो फोर्टिफाइड फूड है और जो आयोडीन है, इसको भी लें, क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी आप इस प्रिवेंट कर सकते हो। जाने अनजाने की गई लापरवाही कुछ मामलों में शिशु के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आजकल की नई तकनीकों व दवाओं के प्रयोग से शिशु में उत्पन्न जन्मजात विकृति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और शिशु का सही इलाज करवाएं। साथ ही जरूरी है गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना, जिससे जन्मजात विकृतियों से बचाव और उनकी जल्द पहचान संभव हो सके।
किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्र के बाद अब बात योग की। योग को स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्वकारी बताया गया है। हर अवस्था के लिए योगाचार्यों ने अलग अलग आसन या व्यायाम बताए हैं। ऐसे में गर्भावस्था की अवधि में मातृशक्ति को कौन कौन से योगासन करने लाभकारी हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं योग प्रभात। आज हम कुछ आसन देखेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भावस्था में आसन करने से आप स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और पीसफुल यानी कि शांत महसूस करते हैं। तो पहला आसन है भद्रासन। पैरों को फैलाएं, इस तरह से पंजों को जोड़ें और धीरे से इस मुद्रा में बैठे और आंखें बंद। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में आप 2 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी बैठ सकते हैं। यह आप पे निर्भर करता है। यह आपके जंघा को खोलेगा, आपके पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो सकती है। तो नियमित अभ्यास करें अपने प्रेगनेंसी के शुरुआत से लेके अंत तक। अब दूसरा आसन है सेतु बंधासन। इस प्रकार धीरे से सावधानी के साथ पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें, इस प्रकार अपने हाथों को और पैरों को रखें और धीरे से अपने पीठ को, कूल्हों को इस प्रकार ऊपर उठाएं और 6 सेकंड सांस भरते हुए इधर ही बने रहे। अब धीरे से नीचे आएं, सांस छोड़ते हुए। इसका अभ्यास कम से कम 5 बार जरूर करें। इसके नियमित अभ्यास से आपकी पीठ, कूल्हे और जंघा मजबूत बनेंगे। आपके यूट्रस में बहुत अच्छा रक्त संचारण होगा, जिससे बेबी का यानी कि आपके बच्चे का, गर्भ का बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा। तीसरा है मार्जरी आसन। इस प्रकार अपने मैट पे आ जाएं, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखें और पीठ को गोल बनाएं। सांस छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट से लगाएं और इन्वर्टेड सी बनाएं। दोबारा सांस भरें और ऊपर देखें और सांस छोड़ें। इस प्रकार आप इसके 10 सेट कर सकते हैं। ये आपके पीठ को और पेट को मजबूत बनाता है, जिससे आप अपने बच्चे को अच्छे से कैरी कर पाएंगे। तो ये थे कुछ आसन, इसका नियमित अभ्यास करें रोज। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की पूज्य डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। तो आइए जानते हैं। नमस्कार। प्रेगनेंसी में बच्चों की ग्रोथ के लिए, उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रागी पुडिंग बहुत अच्छा है। आप मोरिंगा लीव्स लें, उसकी भाजी वगैरह खाएं। तिल, गुड़ और ये सारी चीज़ें खाने के बाद, सौंफ, ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि आप जो भी खाएं उसको प्यार से खाएं, बहुत खुश होके खाएं। दूध और दूध की बनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दही लेना ज़रूरी है, छाछ लेनी ज़रूरी है, जिससे यूरिन बराबर साफ रहती रहे। और दूसरी चीज़ें हैं कि हर थोड़ी देर में थोड़ा चलना, 1 घंटे में थोड़ा चल के आना, लंबे समय तक बैठना नहीं, चलते फिरते रहना, कुछ आसन कर लेना खींचाव के। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। बस एक्टिव रहिए, खुश रहिए, तो सब चीज़ बराबर होगी। नमस्कार। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ए इस अक्षर से जुड़े वैसे शब्दों की जिसका वाचन व लेखन करने में हमसे चूक हो जाती है। तो हमसे ऐसी चूक न हो और हम कुशल संस्कृत प्रयोक्ता बन सकें, इसके लिए आपको प्रेरित करने को तैयार हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां। स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायणदत्तमिश्रः।
संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को दैवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से ही ऐसा संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का। प्रेजते, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्ति परक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं। ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मैपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजति, प्रैजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव शृङ्खलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्। संस्कृत पाठशाला में उच्चारण विशेष सीखने के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आज यहीं करते हैं प्रस्तुतियों का अवसान। मुझे व सुप्रभातम कार्यक्रम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए विराम। सोमवार को पुनः अपने इस विशेष कार्यक्रम के साथ होंगे आप सबके समक्ष उपस्थित। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।
भवेत् तावत् शुभम मंगलम।